Gee, I just started the recording, so I'm just reiterating what was the question and how did we do it. ये question 4A जी. With the help of an aggregate demand, aggregate supply diagram, उसने ब्रैकेट में S भी लिखा हो तो हम दो भी बना सकते हैं. अलग अलग बनाइएगा ताकि गलती का इम्कान ना हो. Explain cost push inflation and demand pull inflation in economy. जरूरत नहीं है लेकिन एहतियातन कॉस्ट पुश और डिमांड पुल को एक्सप्लेन कर दीजिएगा. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन occurs when inputs cost increases, cost of production rises, which causes aggregate supply to fall and producers pass higher prices to consumers. पूरा मैक्रो है तो फर्म्स प्रोड्यूसर्स इस तरह बोलना है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज व्हेन aggregate demand rises due to injection in any of its components, but aggregate supply cannot rise because economy is on full or near full employment. As a result, demand pull inflation occurs, price level rises. Price level का word use करना है. अब बेटे ग्राफ्स दिखाता हूँ मैं आप लोगों को जल्दी से. पहले मैं आपको डिमांड पुल और कॉस्ट पुश वाला दिखाता हूँ और इसको फिर मैं ठीक करता हूँ. ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लेता है इसके ऊपर. कॉस्ट पुश का सिंपल बेटे, प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं, सप्लाई कम हो या डिमांड बढ़े. तो एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, प्राइस लेवल देखो खुद ही बढ़ रहा है. तो एक्सप्लेन कैसे करना है उसने कहा ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करें. Due to increase in cost of production, aggregate supply shifts from AS to A1, say due to increase in indirect taxes. कोई रीजन दे दो, जरूरत नहीं थी यहाँ पे. Leading to a rise in price level from P to P1. This is cost push inflation. Simple as that. किसी को प्रॉब्लम? अब बेटे हमने डिमांड पुल का बनाया, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा ग्राफ बना दिया था तो उसको मैं जरा एक बार रब कर देता हूँ. ये वाला जी, ये सिंपली एग्रीगेट डिमांड को राइट पे शिफ्ट करवाएं. खुद ही देखें प्राइस लेवल बढ़ रहा है. एक्सप्लेन कैसे करना है, एज सीन इन द फिगर. यहाँ देखिए इधर साइड पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है. एज सीन इन द फिगर, aggregate demand rose from AD to AD1 due to an injection in one or more of the components of aggregate demand, C plus I plus G plus X minus M. This causes price level to rise from P to P1 as aggregate supply did not increase in short run. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अब मजे की बात, अभी तक सिर्फ हमने नॉलेज टारगेट की है, एनालिसिस अब टारगेट होगा. एंड कंसिडर इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वन मे बी मोर डैमेजिंग देन द अदर. मार्क्स स्कीम क्या कहेगी? दोनों के डैमेजेस बताएं. तो दोनों के सेम डैमेजेस हैं तो कोई दो दो पकड़े. इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स, लेट्स से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. मुझे बताएं कोई दो प्रॉब्लम इंटरनल इकोनॉमी के बता दें ताकि आसान हो जाए विद इन द कंट्री. जी बिल्कुल सही है शलीना. ट्रू 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 ट्रू. मेन्यू कॉस्ट, दिस इज, प्लीज स्टिक टू द सिलेबस. मेन्यू कॉस्ट राइज एक्सप्लेन कर दीजिएगा. ड्यू टू रीप्रिंटिंग ऑफ मेन्यूज ब्रोशोर्स. बच्चे लिखते हैं ड्यू टू रीप्रिंटिंग ऑफ रेस्टोरेंट मेन्यूज. नहीं बेटे, इट्स अ ह्यूज टर्म. ब्रोशोर्स, प्राइस लिस्ट, वेबसाइट्स, एड्स, सब कुछ शामिल है. तो मेन्यू कॉस्ट बढ़ी, रीप्रिंट करने पड़े मेन्यूज, प्राइस लिस्ट, ब्रोशोर्स, फर्म्स की कॉस्ट बढ़ी. एनीथिंग एल्स जी? कोई और कॉस्ट इस तरह की? शू लेदर कॉस्ट एक्सप्लेन कीजिएगा. वेरी गुड, लवली लवली. बच्चे ने बिल्कुल सही बोला. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स फॉल तो पीपल कीप स्विचिंग देयर मनी फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉल इन रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स. ठीक हो गया. उसके बाद जी एहतियातन एक और कर लेते हैं. इनकम गैप्स वुड राइज बिकॉज रिच विद प्रॉपर्टी एसेट्स एक्सेट्रा विल गेन, दिल बिकम रिचर इन रियल टर्म्स. रियल जरूर लिखिएगा. those on fixed incomes, unemployed on benefits, pensioners will be able to buy less. They will become poorer in real terms. Income gaps will widen. Same problems हैं जी मेरा बेटा. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेकिन पता क्या, मैं इसको क्यों डिस्करेज कर रहा हूँ? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए बात सही है, डिमांड पुल के लिए गलत है. बच्चे अक्सर इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट लाजमी लिख देते हैं. अक्सर ही लिखते हैं जी प्राइसेस बढ़ी थी, लोगों ने खरीदना बंद किया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई. गलत. प्राइसेस क्यों बढ़ी थी? डिमांड बढ़ने से. तो वो बात गलत है ना. एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं हुई ना. अभी देखो
आई अंडरस्टैंड विद कॉस्ट पुश यू राइट, लेकिन अभी जरा देखें, वाई से वाई वन पे जा रहा है जीडीपी, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। समझ गए, आपने ठीक बोला है। अब जी डिमांड पुल की हम इंटरनेशनल फैक्टर कर लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कॉज एक्सपोर्ट्स टू बिकम एक्सपेंसिव, their demand will fall in international market, imports will become cheaper, their demand will rise, if demand for both was elastic, ये जरूर बोलना है, current account may go into deficit causing x minus m to fall, ad to fall, जो मर्जी आगे अनएम्प्लॉयमेंट तक ले जाओ, लेकिन तरतीब से। मैंने क्यों किया इस तरह, क्योंकि हमारे पास दोनों के सेम प्रॉब्लम्स है ना, इन्फ्लेशन के, कॉस्ट पुश के भी, डिमांड पुल के भी। एंड पे हमने करना है कि कौन सी ज्यादा डैमेजिंग है, किस सर्कमस्टेंस में, 2 मार्क्स इवेल्युएशन के लिए। जी मेरे बेटा, हाँ जी हाँ जी बोलें। हम्म, बहुत अच्छा किया आपने। राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सजेस्ट अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी, ठीक है। उसके रिजल्ट में हमने ग्राफ में भी देखा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जिससे डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी फर्दर डाउनवर्ड स्पाइरल में चली जाएगी, वेज प्राइस स्पाइरल स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड माजन, लव इट। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, डिमांड पुल कब ज्यादा खतरनाक है? हमने बताया जी कि कॉस्ट पुल ज्यादा खतरनाक क्यों है, ये अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करती है, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर कॉज करती है, क्योंकि जीडीपी भी गिर रहा है। अब मुझे बताएं, डिमांड पुल कब ज्यादा खतरनाक है? जरा लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट लेके आए। शाबाश, नई नई आवाजें आ रही हैं, वेरी हैप्पी। व्हेन कंट्री रीचेस इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, नाउ ओनली प्राइस लेवल विल राइज, with rise in aggregate demand, there will be no reduction in unemployment. So in short run, cost push inflation, a conclusion दे रहा हूँ, cost push inflation is more dangerous as it causes unemployment in short run. But demand pull is more dangerous in long run because it causes stagnation of the economy in long run. In long run, cost push is better because it puts pressure on the firms to try to be competitive, try to reduce their costs. बच्चों समझ आ गया या नहीं? एक्सीलेंट जी। अब थोड़ा सा गैप मुझे फील हुआ है कि ईद के बाद बच्चे आए हैं तो थोड़े से आउट ऑफ सिंक है क्लास थोड़ी सी, बट विल इंशाल्लाह फिक्स इट। इसलिए माय रिक्वेस्ट, इनकरेज योर फ्रेंड्स टू अटेंड दी। जी बेटे जी। बेटे, आपकी प्राइस लेवल बढ़ रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं आपकी, आपका सामान नहीं बिकेगा। फर्म्स पे प्रेशर आएगा कि कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी लगाओ, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, वर्कर्स की ट्रेनिंग करो, ताकि अपने आप को कंपेटिटिव कर सको दोबारा लोकली और इंटरनेशनली। समझ आया ना? बेटे, डिमांड पुल फैक्टर उनके हाथ में नहीं है ना, कॉस्ट पुश उनके हाथ में है। दे कैन ट्राई एंड रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्रू मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स। अब मेरे ख्याल में बिकॉज ऑफ ऑल द यू नो interruptions and slight misunderstanding among some students, इसकी mark scheme देख लेते हैं। With the help of an ADAS diagram, explain cost push inflation and demand pull inflation in an economy and consider in what circumstances one may be more damaging than the other. इसने इकट्ठा डायग्राम बनाया। इसने कहा जी, an understanding of causes of inflation in an economy shown through an accurate diagram with correctly labeled axis, price level real output। यहाँ पे आपने पी क्यू लिख दिया, 0 मार्क्स, कुछ मार्क नहीं देगा वो शिफ्ट के भी, किसी चीज के भी। एएस की जगह सप्लाई लिख दिया, एडी की जगह डिमांड लिख दिया, तो दे आर वेरी ब्रूटल लाइक दैट। जी बेटे कुछ पूछ रहे थे? दोनों शॉर्ट रन के दिखाएंगे, शाबाश माजन। जी बेटे व्हाट? हाँ, अलग अलग बन सकते हैं, बिल्कुल बन, मैंने इसलिए अलग बनाए हैं, आप लोग भी अलग बनाइएगा। विद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन शोन बाय अ शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन शोन बाय अ शिफ्ट ऑफ एडी टू द राइट। सिर्फ इन्हीं के 3 मार्क्स नॉलेज के आगे। मैंने एहतियातन बोल दिया था कॉस्ट पुश और डिमांड पुल डिफाइन कर दो, जरूरत नहीं है लेकिन कर दो। uses the diagram to explain the possible damaging effect of cost push inflation। डायग्राम यूज करके कि क्या डैमेज हो रहा है जी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, शू लेदर कॉस्ट बढ़ रही है, मेन्यू कॉस्ट बढ़ रही है। फिर उसके बाद डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका क्या मसला है कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे चले जाएंगे तो
मजीद इकोनॉमी तरक्की नहीं कर पाएगी, स्टेगनेशन आएगी, सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, करंट अकाउंट का डेफिसिट अगर डिमांड इलास्टिक है, कुछ भी ऐसा। आप दो दो पॉइंट्स दोनों साइड पे करें। इवैल्यूएशन हमने क्या बोला कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज मोर डेंजरस इन शॉर्ट रन because it causes unemployment, which leads to downward multiplier effect, which leads to wage price spiral, etc. But demand pull inflation is more harmful in long run because the economy reaches its full employment in long run. It reaches a stagnation point. तरक्की रुक जाती है और सिर्फ महंगाई शुरू हो जाती है, and it becomes a very dangerous situation for an economy. उस सिचुएशन में लॉन्ग रन में कॉस्ट पुश बेहतर है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करेंगे प्रोड्यूसर्स ताकि अपनी कंपेटिटिवनेस को दोबारा ठीक कर सकें। बच्चों समझ आ गया क्वेश्चन, इसका आंसर? लेट्स हरी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट कॉज करेगी ना। क्वेश्चन नंबर 4 बी मैं जरा जल्दी में कराता हूं ताकि हम आज ये पेपर खत्म कर लें। assess whether monetary policy or supply side policy is likely to be more successful in reducing the rate of inflation in economy. Again अश्लीना is saying कि ये क्वेश्चन हम सैकड़ों बार कर चुके हैं, बट अश्लीना सब बच्चों को साथ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बेटे मार्क स्कीम 4 4 4, 4 फॉर नॉलेज एनालिसिस, 8 फॉर नॉलेज एनालिसिस को दो हिस्सों में तोड़ो। अप टू 4 हाउ मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्स इन्फ्लेशन और किस हद तक कामयाब होती है। अप टू 4 फॉर हाउ सप्लाई साइड पॉलिसीज कंट्रोल इन्फ्लेशन और किस हद तक कामयाब होती हैं, क्योंकि नॉलेज का मार्क है। लेट्स डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी। आई वुड हैव लव टू इन्वॉल्व यू लेकिन खुद ही कर देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी इज द यूज या चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई एंड और एक्सचेंज रेट टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। गवर्नमेंट विल यूज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दे विल रेज इंटरेस्ट रेट्स एंड रिड्यूस मनी सप्लाई और मे इवन रीवैल्यू यानी अप्रिशिएट करवाना, रीवैल्यू देयर करेंसी। उसके रिजल्ट में क्या होगा जी? Rise in interest rate will raise cost of borrowing, return on saving, people will save more, borrow less, firms will borrow less because opportunity cost of investment has increased. As a result, C plus I, components of aggregate demand will be withdrawn, aggregate demand will fall, demand pull inflation will fall. लिंक करें इन्फ्लेशन से, ठीक है। अब यहीं से एक्सचेंज रेट को हमने रीवैल्यू किया, ऊपर किया, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते हुए, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो गई। एक्सपोर्ट्स महंगी हुई एप्रिसिएशन की वजह से, इंपोर्ट सस्ती, उससे अगर डिमांड इलास्टिक थी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हुई क्योंकि एग्रीगेट डिमांड गिरेगी एक्स माइनस एम गिरने की वजह से। यहाँ पे करने के बाद हमने लिमिटेशंस बतानी है मॉनेटरी पॉलिसी की। आई नो 4 मार्क्स है लेकिन ये देखो कितना लंबा आंसर हो रहा है। सम क्वेश्चंस आर लाइक दैट। तो आप बताना, however monetary policy has time lags, takes about a year and a half for interest rates to become effective. Exchange rate changes depend on PD of exports and imports, ठीक है। Interest rate changes depend on interest elasticity of demand for products, बहुत है। फ्यूचर कॉन्फिडेंस ऑफ द इकोनॉमी की बात कर लेना, बस दैट्स इट। अब सप्लाई साइड पे चलते हैं। सप्लाई साइड पॉलिसीज आर एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीगेट सप्लाई थ्रू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। Government can use education and training, subsidies, free trade, etc. to reduce inflation. Subsidizing domestic firms will result in lower cost of production. As a result, aggregate supply will increase, reducing cost push inflation. Education and training of workers will increase their skills, their productivity, which will translate into lower cost of production. Aggregate supply will increase in long run, reducing cost push inflation. समझ रहे हो, दोनों cost push के बारे में आ रही है, ठीक है। इसी तरह फ्री ट्रेड विल मेक इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स चीपर। फ्री ट्रेड मीन्स टैरिफ कोटास हटा दिए, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स चीप हुए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो गई। ये सब करने के बाद सप्लाई साइड के वही 3 4 प्रॉब्लम्स, इफेक्ट लॉन्ग रन में आता है, बहुत महंगी होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वर्कर्स ट्रेन होके मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को शॉर्ट रन में ये बढ़ाएगी क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक हो गया जी। इसी बेस पे वैल्यूएट करते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, मॉनेटरी पॉलिसी is more quick, effective in controlling demand pull inflation because it's a demand management policy. Supply side policies
are more effective in long run in controlling cost push inflation because their supply side policies, their supply management policies. To conclude, in short run, monetary policy can be used along with supply side policies to complement fall in cost push inflation in long run. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? श्योर शेर, नो वरीज बेटे, कुछ बच्चे नहीं आते ना डेली तो फिर वो उनसे मिस हो जाता है. अब्दुल्ला नज़ीर, बहुत छुट्टियां मार रहे हैं बेटे. आई एम वरिड फॉर योर रिजल्ट्स, प्रॉपर वरिड. You're just about improving. चलें, let's do it once again. The evaluation. शहीर सुन लें सब बच्चे. Monetary policy, as discussed above, is more useful in controlling demand pull inflation, but not supply side, not cost push inflation. And it's effective in short run because it immediately reduces aggregate demand. Comparatively, supply side policies take effect in long run and are more useful in controlling cost push inflation, right? So government can use a combination of monetary and supply side tools to achieve short run reduction in demand pull inflation and long run reduction in cost push inflation. समझ आ गया शहीर? Okay, let's move on to question number 5. Let's try and finish it. With the help of a diagram या diagrams वो कहते हैं बनाओ, मर्जी आपकी. Explain the likely causes. अब causes पूछ रहा है of depreciation of a floating exchange rate. यहाँ पे हमारा analysis खत्म. And consider whether such depreciation is always beneficial for an economy. अगेन या ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें, इनके वर्डिंग से परेशान ना हो जाया करें. डायग्राम सुनते ही बच्चों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं. डोंट बेटे, आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है. तो सिंपली मुझे पहले बताएं, इसमें कोई डेफिनेशन की जरूरत है? डेप्रीसिएशन एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तो कर देते हैं जी. Floating exchange rate is when currency's price, your value is determined through demand and supply. There is no government intervention. Whereas depreciation of floating exchange rate will mean that currency's price, your value has fallen in terms of other currencies. It can buy less units of other currency. ठीक हो गया? अब जी मुझे कोई बच्चा बताओ, अभी हम पीछे करके आए हैं, लेबल्स पहले बताएं एक्सचेंज रेट डायग्राम के. कोई बच्चा मुझे लेबल्स बताओ, फिर बताओ. जी बेटा. हाँ, बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. दोनों तरीके ठीक है जो अशलीना कह रही हैं शहीर. दोनों, या तो आप वाई एक्सिस पे सिंपली ई आर लिख दो एक्सचेंज रेट, और एक्स एक्सिस पे क्यू लिख दो. एक्सचेंज रेट इज प्राइस ऑफ द करेंसी, प्राइस इन क्वांटिटी बन गई. या प्राइस ऑफ रूपी इन डॉलर, क्वांटिटी ऑफ रूपी. ठीक है, वाई एक्स एक्सिस. अब मुझे बताएं, किसी भी चीज की प्राइस कम कब होती है? जब उसकी डिमांड, कंप्लीट करें मेरा सेंटेंस, फॉल होती है या बढ़ती है? जब डिमांड गिरती है या सप्लाई बढ़ती है, यही दो रीजन है. तो हम दो डायग्राम बनाते हैं और वही डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का माइक्रो वर्जन बन जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड वर्जन बन जाएगा. और इसमें सिंपली शिफ्ट करके हम दिखाएंगे कि क्या हो रहा है. लेट मी क्विकली गो डाउन, फाइंड सम स्पेस, ताकि हम इसको साइड बाय साइड बना के अभी खत्म करें. बेटे लेबल्स लेबल्स लेबल्स, एएस में तो लेबल्स बहुत कम है. टोटल 6 डायग्राम्स है बच्चों, लर्न कर लो. एक्सचेंज रेट, क्वांटिटी, यहाँ एग्रीगेट डिमांड रखा सारे मार्क्स के. सिर्फ करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई है. इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छा है कि यहाँ पे भी ई आर लिखो. भूल जाते हो प्राइस लिख देते हो, क्वांटिटी, कोई इशू नहीं. ठीक है. उसके बाद मेरे बच्चों, पहले में मैंने डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, E1, एक्सचेंज रेट P1 पे नीचे आ गया. यही हमने दिखाना था. दूसरा जी, हमने सप्लाई को बढ़ा देंगे और एक्सचेंज रेट को नीचे ऑटोमेटिकली. दुनिया की कोई भी चीज़ हो, इंक्लूडिंग करेंसीज, डिमांड गिरे सप्लाई बढ़े, प्राइस नीचे आएगी. डिमांड बढ़े सप्लाई गिरे, प्राइस ऊपर जाएगी. अब देखो यहाँ पे मैंने गलती की है. कैन समबडी पॉइंट आउट? यस, आई रोट प्राइस इंस्टेड ऑफ एक्सचेंज रेट. ये देखो बहुत जरूरी है, ये पूरे मार्क्स लूज हो जाते हैं.
अब जी सप्लाई कर्व को राइट पे शिफ्ट करें, S1, इक्विलिब्रियम नीचे, आपको खुद पता लग जाएगा कि यस मैंने डेप्रिसिएशन दिखाई है, प्राइस कम हो रही है करेंसी की। ये करने के बाद मेरा बेटा अब एक एक कॉज कर लेते हैं। डिमांड फॉर अ करेंसी में फॉल ड्यू टू fall in its exports, say due to fall in quality of exported items, ठीक है, या rise in price of exports, कुछ रीजन दे दो which will cause fall in demand for currency leading to a depreciation. Supply of the currency may rise due to increase in imports, ठीक है जी मेरा बेटा। Speculation. Speculators feel this currency is going to depreciate. They start selling it. ठीक है, एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ करेंसी विल इंक्रीज। या हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्टेड गुड्स पसंद आ रही हैं लोकल के मुकाबले में, तो एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ करेंसी विल इंक्रीज, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस नीचे आ जाएगी करेंसी की। ये आपके 6 मार्क्स हो गए, ये दो डायग्राम्स और इनकी एक्सप्लेनेशन। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? अब बच्चे जल्दी से इसकी हम इवेल्युएटिव पार्ट करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? अब आप लोग मुझे हेल्प करो। क्या डिप्रिसिएशन हमेशा बेनिफिशियल होती है? पहले बताएं बेनिफिशियल क्यों होगी, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट लाएंगे कि क्या हमेशा होती है कि नहीं। शहीद के अलावा कोई बोले प्लीज जल्दी से, शाबाश। बच्चों यू हर्टिंग मी लाइक दैट। आपको अभी तक नहीं पता कि डेप्रिसिएशन क्यों अच्छी है हमारे लिए? अश्लीना आपको नहीं पता? एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का सोचो बेटे। यस, अगर डिमांड नहीं इलास्टिक हो, इलास्टिक हो। यस, यही चीज माजन ने रिवाइज किया है, इन्होंने जो क्वेश्चन भेजे हैं छुट्टियों में, आई कैन सी अ ग्रेट डिफरेंस इन हिज answering now. Depreciation will make exports cheaper, more competitive in international market. Their demand should rise. Imports will become expensive. Their demand will fall. If demand was elastic, country's current account X minus M may go into surplus. एग्रीगेट डिमांड राइजेस, बता दो जी अनएम्प्लॉयमेंट कम, मल्टीप्लायर इफेक्ट, जीडीपी बड़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वही कहानी है जो रोज रात में सुना रहा हूँ, और शायद मैं गलत सुना रहा हूँ या आप लोग सही नहीं सुन रहे। अब बोलना शुरू करें बच्चों, आई नीड कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर साइड। मेरी पिछली क्लासेस सुनो, पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स, मुझे बच्चे बोलने नहीं देते थे। बाय नाउ किड्स शुड बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। नई रिवीजन तो करो मेरे बच्चों। अब मेरे बेटा हम चलते हैं क्यों बेनिफिशियल नहीं है। इफ डिमांड वाज इनइलास्टिक फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, temporarily current account will go into further deficit. Jacob effect याद करो। As a result, economy will suffer from unemployment, downward multiplier effect. To conclude, it will depend on PED, whether exchange rate is always depreciation is always beneficial or not. और भी चीजें हैं, इन्फ्लेशन रेट भी यूज कर सकते हो जी मेरा बेटा जी। जरूरत नहीं है लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा अगर आपने कर दिया, क्योंकि वो A2 में चला गया, रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इवैल्यूएशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। मार्शल लॉ कंडीशन जेकब यूज करें। बेटे किसी को समझ ना आई हो प्लीज पूछिए, डोंट बी शाय। दोनों की बात कर दो, वो सही वैल्यूएशन बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, बी पार्ट बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई एम गोइंग टू नॉट वेस्ट इट टुनाइट। मैं क्लास यहाँ खत्म कर रहा हूँ। इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन प्लीज शूट, एंड come more prepared, ask more questions please, that is my request.